वर्कर्स यूनिटी के संदीप जी का भी कल वो ही आया था कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है अगर स्टार्ट हो जाए और डिस्कशन चालू ना हो पाए। दैट्स ओके, दैट्स ओके। पीपल वो मैं अपने आप आइडेंटिफाई करूंगी, मुझे पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं। ओके ओके। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से एक मुद्दे पे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। रेल अप्रेंटिसेस के इंसाफ और उनकी आवाज को उठाने का आज वर्कर्स यूनिटी पैगाम पे हमने जिम्मा लिया है, जिसमें हम कई सारे रेल अप्रेंटिसेस से आपको रूबरू कराएंगे, उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे और किस तरह की समस्याएं ये फेस कर रहे हैं देश में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अभी 4 लेबर कानून पास हुए हैं जो कि एम्प्लॉयर यानी मालिकों के हक में नजर आते हैं और जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात आज की नहीं है, ये बात 2017 की एक्ट के अमेंडमेंट के ऊपर है। 1962 से जिस एक्ट में कहा गया था कि ये जो स्किल किए जाएंगे रेलवे अप्रेंटिसेस, उनको जो ट्रेनिंग मिलेगी उसके बाद रेलवे में इन्हें पक्की नौकरियां मिल जाएंगी। जी हाँ, ये बात कानूनी सुरक्षा के तहत कई बार कई कानूनों के तहत ये प्रोविजन और प्रावधान था, लेकिन इसको डाइल्यूट किया गया है, इसको चेंज किया गया है। इनको स्किल तो किया जा रहा है, लेकिन ये उसी फैक्ट्री के उत्पादन की तरह इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ इन्हें जॉब से वंचित किया जा रहा है। तो जी हाँ, आज हम इसी बात पर सबसे चर्चा करेंगे कि असल मुद्दा क्या है। और आपको एक बात और बता दें कि कई सारे आत्महत्या के केसेस भी आए हैं। मतलब इतना मजबूर कर देने वाली स्थिति में हमने अपने स्किल्ड पढ़े लिखे युवाओं को डाल दिया है। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है और इसी गंभीरता से आज हम इस मुद्दे को आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चंदन पासवान जी को आमंत्रित करती हूँ। अगर वो मुझे सुन सकते हैं तो अपना माइक आप अनम्यूट पे डाल दीजिए। एसोसिएशन के फाउंडर राकेश जी भी मौजूद हैं। आप लोग अपनी ओपनिंग कमेंट्स बताएं कि एसोसिएशन को फॉर्म होने की जरूरत क्या पड़ी थी, किस मुद्दे पे और किस ऑब्जेक्टिव से आपने ये एसोसिएशन फॉर्म किया, आपकी मुख्य मांगे क्या है और अभी मुख्य समस्याएं क्या चल रही हैं। फिर हम एक एक करके अन्य अप्रेंटिसेस की आवाज भी सुनेंगे। और आपको बता दें, सिर्फ आज ये प्रोग्राम सीमित नहीं है, हम ये आवाज उठाते रहेंगे। एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, अप्रेंटिसेस जो एसोसिएशन के भाग ना भी हो, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो चंदन जी और राकेश जी, ओवर टू यू, आप अपनी बात रखें। अभी शुरुआती 2 मिनट की ओपनिंग रिमार्क्स आप दीजिए। चंदन जी, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की तरफ से आकृति जी को तहे दिल से नमस्कार करते हैं, जो बेरोजगार युवा नौजवानों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने का कार्य किया। मैडम, हम लोगों को आंदोलन करने का और हंगामा करने का कोई शौक नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट की बात कही तो हम लोगों के अंदर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन हम लोगों ने कई वर्षों से इंतजार किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ही डबल स्किल जो मतलब स्किल की बात हो रही थी। हम लोग कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग रहा था कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा।
लेकिन लंबे 7 वर्षों से अभी तक डबल स्किल्ड युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं मिला, जिसको देख करके हम युवाओं ने अपनी रोजगार को लेकर के एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने के कार्य किए, जिसमें हम लोगों ने शांतिपूर्वक अभी तक अपनी मांगों को सरकार के सक्षम रखने का कार्य किए हैं, और हम लोग अभी तक कोई भी ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किए जिससे कि सरकार की क्षति हो। और हम उम्मीद करते हैं अपने ही वादा को सरकार निभाने में विफल रही है। यह हम देश के युवाओं के लिए बहुत तकलीफजनक बात है, और हमारे कई ऐसे साथी हैं, कई ऐसे महिलाएं भी है जो इनका शिकार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन कहीं न कहीं हमारे स्किल्ड महिलाओं को भी कहीं न कहीं रोजगार से वंचित किया गया। और इसी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किए, जिससे कि अपनी बातों को एकजुट होकर के सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, मैं आपके पास जरूर लौटूंगी। क्या राकेश कुमार जी हैं जिन्होंने जो फाउंडर है इस एसोसिएशन के हमारे बीच? राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे से चंदन जी ने बताया कि कैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम जो है स्कीमें तो चल रही हैं, आप लोगों को डबली स्किल्ड भी किया। आप थोड़ा बताना चाहेंगे ये कौन सी एक्ट में किस तरह के प्रावधानों से छेड़छाड़ करके आपको जो आपका हक है उससे वंचित किया गया है, और आप लोग जैसा बताते हैं कि आप और कहीं काम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप रेलवेज में ही ट्रेंड हैं, और रेलवे के निजीकरण से भी ये जुड़ा हुआ मुद्दा नजर आता है। लेकिन अगर हमें अपने दर्शकों को बहुत सरल भाषा में समझाना हो कि रेलवे अप्रेंटिसेस कौन होते हैं, जैसे रेलवे में कोई टेक्नीशियन काम करते हैं, अलग अलग सेफ्टी में ग्रेड डी में काम करते हैं, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कौन है ये रेलवे अप्रेंटिस, और कौन सी एक्ट या कौन से कानूनों के तहत उन्हें पहले रोजगार मिलता था और अब वो रोजगार उनसे छीन लिया गया है। थोड़ा सा आप हमें ये सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं क्या? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। एक अच्छा प्रयास किया, हम अप्रेंटिसों की आवाज आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया आपने, और इस अप्रेंटिस एसोसिएशन की पहले तो स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम एक नियम होता था, अप्रेंटिस अपना नामांकन भर देते थे कि उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार की गारंटी होती थी रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप करने के बाद। मगर क्या मगर जो रोजगार की गारंटी होती है हमारे लिए, गारंटी को कहीं ना कहीं सरकार ने खत्म कर दिया है। कैसे खत्म कर दिया वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पहले अप्रेंटिस जो होता था वो जीएम पावर होती थी, और जीएम पावर के तहत क्यों कर दिया था, पावर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएम पावर एक सब्स्टिट्यूट जिसको हम बोलते हैं कि रेलवे का जो समायोजन होता है वो जीएम के अनुसार होता है, और जीएम अगर जैसे चाहता है और वैसे ही वो उसके पास मैन पावर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो अप्रेंटिस से पूरा करता था। और कहीं ना कहीं अप्रेंटिस को इसीलिए ट्रेन किया जाता था कि उनको रेलवे में समायोजित कर लिया जाए। अगर राकेश जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हम आपके पास एक बार फिर आएंगे, आप अपना साउंड कनेक्शन थोड़ा चेक कर लीजिए। आशीष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आशीष जी आप भी अपनी बात रखें 2 मिनट में। आप जनरल सेक्रेटरी हैं और एसोसिएशन में अप्रेंटिसेस की आवाज जो उठ रही है, हम वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अप्रेंटिसेस के साथ कानूनी स्तर पे कौन सा विश्वासघात हुआ है जिसके बारे में सब लोग इंसाफ मांग रहे हैं। आशीष जी आप हमें सुन पा रहे हैं? राकेश जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी, तो एक बार आप भी बात रखिए कि क्या जरूरत पड़ रही है कि हम वॉइस ऑफ रेल अप्रेंटिस आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं।
ऐसा क्यों हो गया है कि हमारी आवाज सुनना आज अनिवार्य हो गया है, और इसको पूरे देश भर में जो बेरोजगारी के मुद्दे से आप मिलाकर कैसे देखते हैं, आशीष जी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेल अप्रेंटिसेस की जो मुख्य समस्या रही है, हम लोगों का 100% समायोजन हुआ करता था। समायोजन की हमारी स्थिति हुआ करती थी, ऐसी स्थिति में हम लोगों को 100% समायोजन से निकालकर 20% का कोटा आरआरसी में दे दिया गया। ये रेल अप्रेंटिसेस के लिए दुर्भाग्य की बात है, और इसलिए भी है क्योंकि हम लोग रेल के एसेट्स हैं। रेल में रेल अप्रेंटिसेस को तैयार ही किया जाता था कि अगर रेल में कभी भी वैकेंसी की आवश्यकता पड़ गई या रेल का कोई काम रुक रहा है या कोई ऐसी स्थिति पड़ रही, तो ट्रेंड वर्कर्स हमारे पास में एट ए टाइम अवेलेबल रहेंगे। और उसी तरीके से जीएम पावर के तहत 20% हम लोगों को जो आज की डेट में दे दिया गया, ये दुर्भाग्य की बात है। जब जीएम पावर के तहत 100% हमारा समायोजन हुआ करता था, तो आज समायोजन को छोड़कर हमें दोबारा भर्ती प्रक्रिया में डालने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता है। इसी मजबूरी में आकर के हम सभी साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम प्रोटेस्ट के माध्यम से भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का मन बनाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके पास वापस आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच एक आम अप्रेंटिस आकर अपनी बात रखे कि कितने दिक्कत और कितनी समस्याओं और दर्द से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है। एक फीमेल वॉइस जरूर, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि डबली स्किल्ड सिर्फ मेल्स नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि इस तरह के जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उसमें ज्यादातर मर्द ही होते हैं, लेकिन उसमें महिलाएं भी हैं और उनके भी घर है, परिवार है। तो मोहिनी, क्या आप हमें सुन रहे हैं? आपकी अगर हम आवाज सुनना चाहें, आप एसोसिएशन से कब से जुड़ी हैं, आपकी क्या समस्या है और क्या मांगे हैं? अगर आप जी आप अनम्यूट कर चुकी हैं, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकती हैं और अपनी बात हमारे बीच रखें। नमस्कार मैडम, मैं मोहिनी कारंडे महाराष्ट्र से हूँ। मैंने रेलवे अप्रेंटिस परेड वर्कशॉप से किया था। मोहिनी, हाँ। मोहिनी, आपकी माइक थोड़ा सा आप दूर करेंगे, आपकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड आ रही है। थोड़ा सा दूर करिए माइक, और जी अभी बेहतर है। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं मोहिनी कारंडे महाराष्ट्र से हूँ। मैंने रेलवे अप्रेंटिस परेड वर्कशॉप से की है। मेरे यहाँ पे कई मुद्दे और कठिनाइयां है जो एक लड़की ने फेस की है, तो मैं वो बातों को थोड़ा सा रखना चाहती हूँ कि रेलवे में ट्रेनिंग के तहत सभी लड़कियों ने लड़कों के बराबर का काम किया है, जैसे कि इंजन का काम, फिर वेल्डिंग का काम, फिर ग्रीस क्लीनिंग, हैवी मशीन को उठाना, मतलब जो काम बोलेंगे वो सब करते थे। साथ ही सभी ने टेक्निकल काम भी सीखने की कोशिश की है, कि कभी किसी लड़की ने कंप्लेंट नहीं की कि हम लोग को नहीं आता है वगैरह। तो और लड़कियां रह के भी उनको कौन सा भी कंसेशन वगैरह नहीं मिलता था। फिर हमारे साथ जो लड़कियां थी वो अलग राष्ट्र से या परिवार से दूर रह के सभी ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग को प्राथमिकता रूप में रख के ट्रेनिंग पूरी की है। गर्ल्स हॉस्टल में भी रह के उनको एक टाइम का ही खाना मिलता था। कई लड़कियां तो अपना छोटा बच्चा भी दूर रख के या परिवार से अलग होके ट्रेनिंग में पूरी तरह से मेहनत करते थे। कई नारियां प्रेग्नेंट रह के भी अपने बच्चे का भविष्य लेकर एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी ये बेसिस पे आशा पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि थोड़ा इस विषय पर जल्दी सोचकर हमारा समायोजन हो, क्योंकि एक लड़की अपना हक मांग रही, ना ही सरकार से कुछ मतलब अलग मांग रही। जो किया है वही वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सरकार से हमें यही मिले। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। तो क्या अभी आपको कोई पक्की नौकरी मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है? अप्रेंटिस में आप ट्रेंड हैं, तो क्या आपको रेलवे में मौका नहीं मिल रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या किया है इन्होंने 2016 से जो जीएम पावर पॉलिसी थी तो उसको ही पूरा चेंज किया है, और 20% जो कोटा है आरआरसी में उसको लागू किया है। तो हमारे टाइम पे कैसा था कि 2015 तक जितने भी अप्रेंटिस किए तो उनको तो रेलवे में नौकरी मिली, पर हम लोग है ऐसे कि हमारा तो मतलब जब रिक्रूटमेंट हुआ 2015 में तभी तो ये रूल लागू नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने ये वाला हम पे लागू किया है। जी, तो कहने का मतलब यही है कि पहले आपकी 100% एब्जॉर्प्शन हो जाती थी, एक नॉर्म सा था, लेकिन अब जो है उसमें मैक्सिमम आप लोगों को जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती और ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट यानी बाहर से हायरिंग की जाती है। और जब से रेलवे जो है निजीकरण के रास्ते पे तेजी से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नौकरियां और भी सेक्टर में और भी कम हुई हैं। आप ये गुरुजी के नाम से मुझे नजर आ रहे हैं, आपका कैमरा ऑन है।
और आप अपनी बात रख सकते हैं, आपके पास भी 1 मिनट है। जी बोलिए। मैडम मुझे ही बोलना था। मोहिनी, थैंक यू सो मच। ओके अभी हम ओके और लोगों को भी, और ओके ओके, साथियों को भी थैंक यू। मौका देंगे। जी, आपके हाँ। पास फिर लौटेंगे। जी जी। आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, ये जो आप रेड बटन देख रहे हैं, आप इसको अनम्यूट कीजिए। तब तक धवल यस मैम। राठौर जी भी मुझे जी जी गुरु जी, हाँ बोलिए, आपका नाम? मैम पहले तो मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है मैम, और मैं जी लखनऊ से एक अप्रेंटिस हूँ। जी मेरी ट्रेड डीजल मैकेनिक थी। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया कि हमारी आवाज़ रहे। और मैं आशीष मिश्रा जी का भी थैंक यू करना चाहूँगा। साथ साथ हमारी यूनियन, रेलवे की यूनियन जो है, माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैम हमारी जी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने सारे एग्जाम्स देते हैं, और जिस ट्रेड में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया स्किल इंडिया का, तो हम लोग स्किल्ड हैं। हमने जिसमें ट्रेनिंग करी, अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम्स हमने दिए हैं। हम कई चरणों के, कई लेवल के एग्जाम से हम गुजरते हैं, और हम पास होने के बाद अब आरआरसी से रिक्रूटमेंट होने लगा है। आरआरसी से हमारा रिक्रूटमेंट होता है, बोर्ड के पास सारी हमारी जानकारियां हैं, हम एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद भी हमारा समायोजन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को देखना होगा। और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमारा अपमान नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान है। अगर रेलवे बोर्ड या मंत्रालय ऐसा कुछ कर रहा है तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना अपमान है। बिल्कुल सही बात है। ये हर एक देशवासी, हर एक मेहनतकश आबादी, हर एक युवा के ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब एक बेइज्जती है जो हम देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और गौतम, अगर सुन पा रहे हैं तो आप भी अपनी बात रखें, क्योंकि आपके जरिए हम एसोसिएशन और तमाम लोगों से जुड़ पाए हैं। और एक एक करके सभी से हम बात करेंगे, और संक्षेप में अगर सब अपनी अपनी बात रखेंगे तो हम मैक्सिमम लोगों से बातचीत कर पाएंगे। तो क्या गौतम इस वक्त मौजूद हैं, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, ऑल इंडिया हाँ जी, हाँ जी, रेलवे। हाँ मैम। जी, आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम अभी व्यक्तिगत कहानियां भी सुनना चाह रहे हैं, आपको निजी रूप से कैसे अफेक्ट किया है इस अमेंडमेंट ने, और अभी किस तरीके से चुनौती और आपकी किस तरीके से रणनीति होगी इस चीज पे, ये सारे मुद्दे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, मतलब हम लोगों को मौका देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। ठीक है, मैं एरा की तरफ से पहले पेगाम नेटवर्क और आकृति मैम का थैंक यू कहता हूँ। तो मैम ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन शुरू, तो हम लोगों ने, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मतलब आंदोलन करने का या ब्लैक डे सेलिब्रेट करने का, या मतलब कोई धरना देने का, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सोशल मीडिया को हथियार बनाया। तो हमारे पास फेसबुक और ट्विटर जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिससे हम हमारे बात सरकार तक और रेल प्रशासन तक हमारे बात पहुंचा सके। हमने अच्छा प्रयास भी किया। हम पहले भी ट्वीट करते थे, लेकिन स्पेशली 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, हम एक ट्विटर अभियान शुरू किया। तो हम लोगों ने मैम टाइमिंग के तहत दिन में 3 बार ट्वीट करते थे, सुबह, शाम को और रात 12 बजे। हर दिन मैक्सिमम 30,000 40,000 ट्वीट करते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग ट्विटर में बहुत मेहनत किया है, हमारे बात गवर्नमेंट तक पहुंचे। हमने उनको टैग भी किया है, जितना भी रेल ऑफिशियल है, एनडीए गवर्नमेंट के जितना भी ऑफिशियल है उनको टैग किया है, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको भी हमने टैग किया है। लेकिन हमारा बैड लक ये है कि उन्होंने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सुशांत सिंह राजपूत चाहे वो सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अगर ट्विटर में ट्रेंड चला के उसको क्या सीबीआई को हैंड ओवर किया जा रहा है। ठीक है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बाद ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है। और मैं और एक भी एग्जांपल देना चाहता हूं, जो एसएससी रेलवे वालों ने क्या किया, उन्होंने ट्विटर में ट्रेंड किया और पीयूष गोयल जी को सामने आकर अभी एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर। मैम हमने भी ट्वीट किया है, हमने भी ट्रेंडिंग में आए, हम दो बार नंबर 1 पे रहे, एक बार नंबर 24 पे रहे। तो हमारे बात वो क्यों नहीं सुन रहे, हमारे बात का वो भी रेस्पॉन्स करे।
उनका भी फर्ज बनता है। और हम लाखों ट्वीट किया है, 2020 में हम लाखों में ट्वीट किया है, हर दिन 30,000 40,000 हम ट्वीट करते हैं, हम ट्रेंडिंग में आए। तो उनका भी बिल्कुल। कुछ बनता है कि हाँ हमारे बात का वो रेस्पॉन्स करे, या हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करे, ठीक है। और ट्विटर पे ये जी। भी बताना चाहता हूँ कि हम कुछ टाइम ट्रेंड में भी आए, मतलब प्राइवेट वेबसाइट में हम ट्रेंड में भी आए, लेकिन ट्विटर में कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड को छुपाया गया, और हमारा जो ट्वीट का लिमिट है वो भी कम कर दिया गया, और ट्वीट का जो एक रीच लिमिट होता है वो भी कम कर दिया गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। हमारे लड़कों ने हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है ट्विटर पे। तो हम सरकार तक यही कहना चाहता है कि हमारे साथ न्याय हो। हम डबल स्किल्ड रेल अप्रेंटिस है, हम कितना दिन ट्वीट करें, हम कितना दिन इंतजार करें। लड़ाई आपने बहुत अच्छे से इसको लड़ी है, और आगे लड़ने की जरूरत बहुत पड़ेगी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आशीष मिश्रा जी, और तमाम अभी हम एंड में और भी आप लोगों के पास आएंगे कि आगे की रणनीति क्या हो और कैसे इस चीज पे पूरे तरीके से घेरा जाए, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए मुद्दा हो, और आप लोगों की सुरक्षा का मुद्दा हो। उससे पहले हम कुछ और टेस्टिमनीज जरूर सुनना चाहेंगे। प्रशांत नागदेवे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप अपना माइक अनम्यूट करके अगर बोलना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। धवल राठौर जी है, राहुल और मुरलीधर भी, आपका मुझे नजर आ रहा है कैमरे में आपका चेहरा, तो आप अपनी बात एक एक करके जल्दी जल्दी रखें। राहुल पाठक, आप बोलना चाहेंगे कुछ? आपको अपना माइक 1 मिनट के लिए अनम्यूट करना पड़ेगा, जो लाल बटन आपको नजर आ रहा है तो आप ये कर पाएंगे। और हेलो मुरलीधर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? आपका नाम? राहुल पाठक बोल रहा हूँ। राहुल पाठक बोल रहा हाँ, हूँ। राहुल जी। राहुल बोलिए। जी मैं राहुल, आप मेरी कहाँ बस से हैं और आपकी पढ़ाई कहाँ है? आपने कब अप्रेंटिसशिप किया? थोड़ा अपना व्यक्तिगत 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात अगर हम सबके साथ साझा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। राहुल। मैम मेरा नाम राहुल पाठक है और मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हाथरस से। और जो जी। मैंने अप्रेंटिस जो किया था वो डीएमडब्ल्यू वर्कशॉप पटियाला से किया था। और पटियाला में मेरी जो ट्रेनिंग पीरियड था वो सन 2014 से 15 के बीच में था। और हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें सीखी थी। टेक्निकली हमने लोगों को बहुत सारे प्रिपेयर वहाँ पे हुए, बहुत सारी मेहनत करी, और यही होप थी कि हम लोग तो ट्रेनिंग करने के बाद जो स्किल डेवलपमेंट चल रहा है उसका हमको फायदा मिलेगा, जॉब मिलेगी, और यही हमारी सारी मांगे थी। और इस चीज को लेके हम कहीं ना कहीं सड़क पे भी आंदोलन किया। उसके बाद हम दिल्ली तक गए, दिल्ली में हम लोगों ने किया। लेकिन बस यही सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि इन लोगों ने हमारी ना तो कोई मांगे मानी और ना ही हम लोगों को इसका कोई बेनिफिट दिया। जो हमारी जो होप थे, विश्वास था कि ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों को जॉब मिलेगा, जिस चीज को प्रमोट गवर्नमेंट करती है कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आपको काम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हम डबल स्किल्ड होने के बाद भी हमको रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिल रहा। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना मैम, आप खुद ही देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही रखी अपनी बात। आनंद, हरमीत और सीएम वर्मा, आप लोग भी अगर मौजूद हैं तो एक एक करके अपनी बात रखें। सागर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखें। अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय दीजिए। मैं ज्योति के पास भी आऊंगी। ज्योति, आप अगर 2 मिनट का समय दें तो मैं आप ही के पास आऊंगी। अभी कौन सागर बात कर रहे हैं कि जी, पहले एक एक करके। तो सीएम वर्मा जी बताइए, आप कब से आपकी अप्रेंटिसशिप कब हुई थी और किस तरीके का आपने इस पूरी जर्नी को देखा है, और अभी जो बदलाव आए हैं उससे अभी यंग अप्रेंटिसेस को क्या खतरा है, आगे क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले नमस्कार मेरा। नमस्कार। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आम रेल अप्रेंटिस जिसकी आवाज आप आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपका मेरा दिल से धन्यवाद है। सबसे पहले समझने का ये होगा कि रेल अप्रेंटिस तैयार क्यों किए जाते हैं। एक आम रेल अप्रेंटिस पहले क्वालिफाइड होता है, उसके बाद में वो ITI करता है। ITI करने के बाद में वो रेल में अप्रेंटिस करने के लिए फॉर्म सबमिट करता है, एग्जाम देता है। एग्जाम पास होने के बाद में उसका इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू होने के बाद में उसका मेडिकल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में उसके ट्रेड अनुसार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। उसके बाद में उसको इंडिया लेवल का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद में उसको एक कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है 1961 एक्ट के तहत। जी। और वो रेल अप्रेंटिस तैयार क्यों किए जाते हैं? क्योंकि रेल में आपातकालीन स्थिति हो तब रेल अप्रेंटिस का समायोजन जीएम पावर किया जा सके, क्योंकि प्रोडक्शन जो भी होता है वो जीएम को देना होता है, ना ही कि देश के रेल मंत्री को देना होता है। प्रोडक्शन देना होता है जोन के जीएम को। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि जीएम से वो पावर छीन करके और रेल अप्रेंटिस को 20% के कोटे में आरआरसी के तहत बांध दिया गया है। पूरा 100% हमारा अधिकार ले लिया गया है और 20% के तहत आरआरसी बोर्ड के अंदर दे दिया गया है। तो मैडम मेरा इतना ही कहना है पूरी आपको या देश की जनता को कि रेल अप्रेंटिस एक रेल का ऐसा बंदा है जो रेल के सभी कामों को भली भांति जानता है और वो आपातकालीन के लिए ही तैयार किए जाते हैं। तो आज कोविड महामारी के देखते हुए आज देश में ऐसी स्थिति है जो आपातकालीन कही जा सकती है और मेल पावर की पूरी तरीके से कमी है रेल के अंदर, और रेल अप्रेंटिस को बहुत ही कम खर्चे में रेल में समायोजित किया जा सकता है। लेकिन सरकार आपने अहम बातें करी हैं वर्मा साहब, और हम आपके पास फिर भी आएंगे, और आपने काफी जरूरी चीजें यहाँ पर रखी हैं कि कितनी मेहनत लगती है तैयार करने में इन अप्रेंटिसेस को। जब वो फाइनल स्किल्ड का आपको जब वो प्रमाण पत्र मिलता है तो उसमें आप जैसे डॉक्टर में 5 साल के बोलते हैं एमबीबीएस की मेहनत लगती है, तो आपको जिस तरीके से आप तैयार किए जाते हैं और अभी उनको बिल्कुल, और आपने हर कदम पे अपनी योग्यता सिद्ध की है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपको ठीक से अभी जो है इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। ज्योति जो है वो ट्रेन में इस वक्त मौजूद है, रेलवे की बात हो रही है, रेलवे अप्रेंटिसेस की बात हो रही है, और रेलवे में ही इस वक्त सुविधा उठाती हुई ज्योति ट्रैवल करते हुए हमसे बात रखना चाह रही है, और वो दूसरी फीमेल वॉइस हमारे साथ अपनी बात रखेंगी कि किस तरीके की समस्याएं जो हैं आपको फेस करनी पड़ रही हैं एक अप्रेंटिस होने के तहत, और इस तरफ जो अभी समस्याएं आपको नजर आ रही हैं ऐसे माहौल में क्या कहना चाहेंगी? ज्योति, आप सुन पा रही हैं? आपने बोला आप ट्रेन में और अपनी बात रखना चाहेंगी। शायद जी नमस्ते मैम, मैं ज्योति बोल रही हूँ। मैंने आज से चेन्नई से अप्रेंटिसशिप किया और अभी आपको मैं बता मैंने आज से चेन्नई से अप्रेंटिसशिप किया। ज्योति, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है, आप माइक थोड़ा सा अपने पीछे रखिए। अभी बहुत बेहतर है जी, बोलिए। जी मैम, मैंने आज से चेन्नई से अप्रेंटिसशिप, और मैं आपको ये बता अभी पेपर दे के जा रही हूँ। हमने मतलब जिस वक्त हम अप्रेंटिस ट्रेनिंग में कर रहे हैं और हमने अभी तक जितनी भी स्ट्रगल और फेस किया है, प्रॉब्लम को हमने इतने फेस किया है, इस कोरोना काल में इन्होंने हमें पेपर के लिए भी बुला दिया। हमें समाधान तो नहीं दे रहे हैं कुछ। आज धीरे धीरे हमने अपने सरों से को भी देखा है, 6 साल से लीडर्स हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्वीट दे रहे हैं। सरकार हमारी बातों को थोड़ा सा भी नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा भी उन्होंने नहीं लिया, मगर हमें इसमें स्ट्रगल बहुत दे रहे हैं। तो क्या होता है कि हम लोग इतना करने के बाद भी एक गर्ल्स होके हमें घर परिवार से हम उनकी मर्जी से लेके बाहर आते हैं। ज्योति, आपकी आवाज हम थोड़ा खो रहे हैं, हम आपके पास फिर भी लौटेंगे, मगर आपने बहुत अहम बात रखी। अभी भी आप पेपर दे के आ रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत ये गंभीर स्थिति में आप लोग हैं। और सरकार आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है ज्योति, आप थोड़ा सा जैसे सिग्नल में आएंगे हम फिर से जुड़ेंगे आपसे। आनंद क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप भी अपनी बात रखें, उसके बाद हम सागर से बात करेंगे। आनंद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते मैम, और आपका तहे दिल से पूरे भारत का बेरोजगार अप्रेंटिस आपका धन्यवाद देता है कि आपने हमारे मुद्दे को हाईलाइट करने का समर्थन किया है। बिल्कुल मैम, हमने
ज्योति, आप अपना माइक अगर ऑफ कर दें, क्योंकि आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, अभी अगले स्पीकर बात कर रहे हैं। आनंद चौबे जी, बोलिए। हाँ हाँ, तो मैम हम लोग तो दरअसल माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं और दुर्भाग्य रहा है। ज्योति, 1 मिनट। हाँ मैम, सुन पा रही हैं आप? आपका माइक ऑफ हो गया मैडम। माफी चाहती हूँ, आपका माइक बंद कराने पे मेरा ही माइक बंद हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप आनंद अपनी बात कंटिन्यू रखिए। माफी चाहती जी हूँ। जी जी। जी जी। ओके ओके मैम। तो दरअसल हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं मैम, और दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग इतने लंबे समय से सफर कर रहे हैं। कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने, वही दशा इस समय पूरे देश में चल रही है। हम लोग जब संसदीय क्षेत्र के होके और मतलब अपने हक को नहीं पा रहे हैं, उनसे बार बार प्रयास करने के बाद भी, और एक बहुत बड़ा एक ढोल बजाया गया था कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक पीएमओ ऑफिस खोला जा रहा है, जहां आप अगर एक एप्लीकेशन देते हो तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन हमने कई बार प्रयास किया, अथक प्रयास किया उनके आने पे भी कि हम उनसे मिल सके, अपने सांसद से मिल सके। मिलने का अवसर नहीं दिया गया, हमारी समस्याओं को वहां से डाइवर्ट किया गया, या तो जो भी उनका रीजन रहा हो डाइवर्ट करने का। लेकिन समस्या एक और गहरी है मैम कि एक ही साथ हमारे ही बैच के कुछ साथी ट्रेनिंग करते हैं एक साथ, और आधे बच्चे अभी सर्विस में हैं 2013 से। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आधे ही साथी हमारे सर्विस कर रहे हैं और हम आधे बेरोजगार हैं एक। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोदी जी का फेलियर है, और इस चीज को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने रोजगार को लेके, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मैम कि हमारे मुद्दे को आपने हाईलाइट किया है, और धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि आपको। नहीं, बहुत नेक्स्ट जी, बिल्कुल इसको हम बरकरार रखेंगे, इस डायलॉग को। क्या मुकेश मीना जी, आप बात रख सकते हैं अपनी 1 मिनट में? बात रखें कि अभी किस तरीके का आगे का दिशा निर्देश आपको नजर आता है, क्योंकि इतनी समस्या में अगर सब है तो क्या आपके दिमाग में अभी रणनीति क्या है, किस तरीके से? क्योंकि ट्विटर पे और सोशल मीडिया को तो आपने घेरा हुआ ही है, और मैं बार बार रिमाइंड करना चाहूंगी, वॉइस ऑफ रेल अप्रेंटिस आप लोग का ट्रेंड चल रहा है, उसको आप लगातार ट्वीट करते रहिए। जी मुकेश जी, अपनी बात रखिए 1 मिनट में। वैसे और तो थोड़ा आप लोगों की व्यक्तिगत कहानियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जी। व्यक्तिगत कहानी ये है सभी रेल अप्रेंटिस की। कहीं ना कहीं हमने 3 वर्ष का समय रेलवे को हमने प्रदान किया है, उसमें हमें पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। रेलवे के किसी भी विभाग में, जैसे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उसमें हमारे जितने भी लड़के हैं सब माहिर हैं। परंतु जो रेलवे जो हमको काम सिखाती है, जो सर्टिफिकेट हमें एनसीवीटी के द्वारा प्राप्त होता है, वो काम हम बाहर नहीं कर सकते। रेलवे को ये कहीं ना कहीं समझने की बात है, जो रेलवे का जो प्रोडक्शन यूनिट्स और वर्कशॉप होती है, वो काम सिर्फ प्रोडक्शन में ही किया जा सकता है। ये स्किल इंडिया, एमएसएमई का हमें जो बात बताई जाती है वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, हमारे कोई काम की नहीं है। अगर हम रेलवे का काम हम बाहर नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है कि रेल का कारखाना कोई बच्चा खोल के बैठ जाए, स्किल डेवलप हो जाए, ये किसी के लिए संभव नहीं है। रही बात हमारी रणनीति की, हमारी रणनीति ट्विटर के माध्यम से लॉकडाउन में हमारे सभी लड़कों ने चलाया है, और आगे हमारे एसोसिएशन के जितने सदस्य हैं एक मिलके बढ़िया निर्णय लेंगे। और आगे की रणनीति ये है कि भाई हमें हमारी बात को माना जाए, हमें हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाए, हमारी बात को गंभीरता से लिया जाए। हम विभिन्न प्लेटफॉर्मों से, फेडरेशन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, पर हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो मैं सभी साथियों से ये कहूँगा, धैर्य रखें, और कुछ आंदोलन के लिए भी हम अपनी रणनीति बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि कहीं ना कहीं ये सारी स्कीमें
सिर्फ नाम की नहीं है, इसके विपरीत ही हम देख रहे हैं काम हो रहा है। चाहे एमएसएमई पे फोकस की बात हो, छोटे कारखानों में स्किलिंग की बात हो, ये सब चीजें बिल्कुल फॉल फ्लैट होती नजर आ रही है। और हमारा जो फ्यूचर टेक्निकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उन सब मामलों में दिक्कत नजर आ रही है। सागर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रखें, फिर हमें कुछ अब 5 मिनट में कंक्लूड करने की तरफ भी जाना होगा, तो सबकी हम जल्दी जल्दी बात जरूर सुनना चाहेंगे। जी सागर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, हम आपने हमारी बात सुनी, हमारी बात इतनी बुलंद की, यहाँ तक आया। हमको अभी तक कोई मीडिया वाला सपोर्ट नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा, आज तक हमने बहुत से धरने किए, बट न्यूज़ वाले जितने भी है वो सब बिक चुके हैं। कोई मीडिया में हमारा टॉपिक नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रख रहा है, इसका जवाब तो सरकार कभी देंगी नहीं हमको, क्योंकि और हमको भी पता है कि ये सरकार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब उनको हमारी जरूरत थी तब हमारे पास आए, हम लोगों को मांगा उन्होंने कि वोट दो, और बोले कि हम नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आज तक किसी को हर बेरोजगार रहा है। कभी भी ना, जो अमीर आदमी है वो सिर्फ अमीर होता है, गरीब कभी अमीर नहीं हुआ है आज तक कहीं भी बता दो कोई गरीब आदमी अमीर हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी है, चाय बेचकर हो गया है वो अमीर, बस। बाकी उन्होंने सिर्फ किसी का सपोर्ट किया है। हम रेल अप्रेंटिस जब यार 6 महीने में यूनिटी बनाई हमने, हमारे पास कोई यूनिटी नहीं थी इतनी बड़ी। जो सोशल मीडिया पे हमने जो अभी गूगल मीट लिए, प्लानिंग करी, सब कुछ किया, ट्विटर का बैन चलाना सीखा है लड़कों को। बहुत से लड़कों को ट्विटर चलाना नहीं आते थे, उनको मीटिंग्स लेकर हमने ट्विटर चलाना सिखाया है। और टॉप 30 के आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल बात है। हमने बहुत मतलब 1,85,000 ट्वीट्स किए हमने, फिर भी हमको टॉप 30 में आने नहीं दिया। मतलब ट्रेंडिंग के लिए फर्स्ट टॉप में नहीं आने दिया। जो हमारी मतलब जो 1700 मतलब 1700 वाला जो ट्रेंडिंग में आ सकता है, तो 1,85,000 वाला ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आ सकता है? इसका जवाब भी हमको चाहिए। मतलब बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछे सागर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जरूरी बातें रखी हैं। और जैसा आपको लग रहा है कि इवन सोशल मीडिया पे भी आप लोगों के खिलाफ साजिश चल रही है, तो इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। राकेश जी और आशीष जी, मैं आपके पास एंड में आना चाहूंगी जब हम कंक्लूड और समराइज करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आवाजें और लेना चाहेंगे। सोनल भी मौजूद है, क्या सोनल मुझे सुन पा रही हैं और वो अपनी बात रख सकती हैं? जी मैम, गुड इवनिंग। मेरा नाम सोनल शिंपी है, मैं महाराष्ट्र से रही हूँ। मैंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है 2018 में वडोदरा से गुजरात। तो मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2016 से हमारा 100% समायोजन होता था, वो 21 जून 2016 से काला कानून किया गया और हमें 100% हटाकर 20% कोटा दिया गया, जो कि हमारे खिलाफ वो हम पर थोपा गया है। इसका हम पूरा रेल अप्रेंटिसशिप कटा विरोध करते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारे देश के प्रिय नरेंद्र मोदी ने चालू किया है। एक ही उद्देश्य था कि देश की सब महिलाओं को समान शिक्षा मिले, ताकि वो भी समाज में सम्मान से रहे। आप लेडी हो, आप समझ सकते हो लड़की का शिक्षित होना, जॉब करना कितना महत्वपूर्ण है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान मतलब सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल। ये सारे अभियान जो है एक मजाक बनकर रह गए हैं जब हम इनको देखते हैं। तो अभी अभिषेक, हरमीत और लखन जी, आप मुझे सुन सकते हैं? एक एक करके आप अपनी बात अगर क्विकली रखें, क्योंकि समय की पाबंदी हमारे पास है। अभिषेक जी, एक अभिषेक तो बोल चुके हैं, आई थिंक एक कोई और अभिषेक जी। अभिषेक बात रखिए। मैं बोलना चाहता हूँ मैम। हेलो मैम, हम भी बोलना कुछ चाह रहे हैं। हाँ अमरजीत जी, आपके पास भी हम आएंगे। जी अभिषेक जी। हाँ मैम, नमस्ते आपका। और आपने हमारी बात रखी यहाँ तक। कोई भी मीडिया चैनल आज तक हमारी बातों को नहीं रख पाया, आपके लिए हम शुक्रिया करते हैं मैम। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और जब से एरा की स्थापना हुई ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 2015 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने वलसाड़ से अप्रेंटिस करी थी वेस्टर्न रेलवे से। जब मैं मैडम मैं अप्रेंटिस कर रहा था तब सेंट्रल रेलवे के अंदर कुछ लड़कों की ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई, तो हम लोगों को एक आस लगी कि सेंट्रल रेलवे हमारे पड़ोस का जोन है, जहां पर ज्वाइनिंग हुई है तो हमारी भी ज्वाइनिंग होगी। पर सरकार ने ऐसा काला कानून लाया 21/6/2016 को कि हमारा सब उम्मीद पर सभी पे पानी फेर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं
गुजरात के 26 एमपी है और 26 के 26 बीजेपी के एमपी है। मैंने उनसे 3 बार बाकायदा मीटिंग ली, दिल्ली में जाकर उनसे मिला, उनसे मैंने बोला कि आप लोग इस विषय में संसद से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए। प्रधानमंत्री जो जी बोलते हैं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं प्रधानमंत्री जी, वो बाहर बताते हैं कि गुजरात मॉडल पेश करते हैं, इस तरह से गुजरात मॉडल के बारे में पेश करते हैं, पर गुजरात के ही जो अप्रेंटिस हैं वही बेरोजगार हैं। हमने बाकायदा लिखित में एप्लीकेशन प्रधानमंत्री मोदी जी को गांधीनगर में जाकर दी थी, बाकायदा डिजिटल तौर पे भी हमने उनको आवेदन दिया है और काफी बार हमने 26 के 26 एमपी को लेटर लिखा है और कोई ने भी हमारी इस बारे में कोई सुनवाई नहीं करी है। और हम इतने परेशान हैं मैम कि हमारे बहुत से साथियों ने इस संघर्ष के साथ साथ में अपनी मौत को गले लगाया है मैम। उन लोगों ने फांसी तक खाई है, लोगों ने मतलब एक बोझ की तरह दबे हुए हैं, समाज के बोझ की तरह दबे हुए हैं। लोग उन्हें ताना कसते हैं कि आपने अप्रेंटिस करी, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी। और हमारे साथ ही अप्रेंटिस करने वाले कई कई जोनों में लड़कों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो हमें बहुत और बहुत हताश फील होते हैं हम लोग। और हम लोग इस कगार पर आ चुके हैं, हमारी उम्र, एज लिमिट भी हमारी पूरी हो चुकी है मैम। जो हमारी एज लिमिट थी, आरआरसी एग्जाम देने के लिए हमको ये बोलते हैं, पर हमारी एज लिमिट को भी कंप्लीट हो चुकी है। और हम अब स्किल वर्कर होने के बाद हमें सामान्य पेपर लिया जाता है, जो हमें कुछ भी उसके बारे में नॉलेज ना होने के कारण भी सरकार इस तरह से हमको धकेल रही है कि तरक्की को आप जाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हरमीत जी सुन पा रहे हैं? उनसे भी एक बार हमें क्विकली उनकी आवाज जी सुननी नमस्कार। है। हरमीत जी, नमस्कार। जी नमस्कार हरमीत मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमको अपनी आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्ट अप्रेंटिस है मैम, ये सिर्फ एक गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऊंची पढ़ाई करने के लिए या तो आप कह सकते हैं पैसे नहीं होते या पर्याप्त फीस नहीं होती दे पाने के लिए। ठीक है, ये पहले 10वीं पास करते हैं, फिर ITI करते हैं, उसके बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि इसमें हमारा फ्यूचर है आगे। हम अगर कोई भी कंपनी सिलेक्ट करेंगे अपनी जॉब के लिए, तो हम पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वो कंपनी कितनी सफल है, उसमें हमें कितनी तनख्वाह मिली, उतना हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो हमने भी अप्रेंटिसशिप का इतिहास देखा कि अप्रेंटिसशिप करके सबको रोजगार दिया जाता है, तो हमने भी इसलिए अप्रेंटिस की कि हमारा भी जो भविष्य है रेलवे में उज्जवल होगा। तो हमारे ऊपर क्या एक 20% का रूल लागू कर दिया गया, ठीक है, जो हमारे लिए एक बिल्कुल हमारी जिंदगी खत्म कर दी उसने, रूल ने। पहले हमारा 100% जॉब को हमको ज्वाइनिंग मिलती थी, एब्जॉर्प्शन होती थी, ठीक है, अब उसको 20% कर दिया गया। जी हरमीत जी, बिल्कुल ये बहुत जरूरी मुद्दा है और इसको आपने बहुत सही तरीके से उठाया है। क्या हमारे बीच लखन जी हैं और एक दो कुछ और लोगों को भी मैंने बोला था कि हेलो जी लखन जी बोलिए। हाँ नमस्कार मैडम, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैम। और मैम WCR जोन से मैं राजस्थान डिवीजन से है ना, तो कोटा से मैंने अप्रेंटिसशिप करी है वर्कशॉप से। और मैम 2008 से और 2011 के बीच में हमसे आगे एक बैच भी उस टाइम पे चल रहा था, तो उनका ज्वाइनिंग कर दिया गया था, हमारा ज्वाइनिंग लास्ट में रख दिया था। तो इस तरह की जो प्रक्रिया ये रेलवे जो कर रहा है कि पहले भी उन्होंने ना तो जो कंटिन्यू रेलवे में भर्ती ली है GM पावर के थ्रू, तो अब जब 3 साल की ट्रेनिंग हम लोग है ना तो फील्ड में करते हैं, टोटल जो 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है टोटल फील्ड में होती है, एक फिटर के साथ में हम 5 अप्रेंटिस को है ना तो दिया जाता है, तो हम जो भी कार्य है वो हम पूरा करते हैं और पूरा सीखते हैं। उसके बाद में भी हम लोगों को है दरकिनार किया जाता है। आज हमारी बात हम है ना तो ट्विटर से, फेसबुक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, उसके बाद में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और जो तो भरे मंच से प्रधानमंत्री जी अप्रेंटिसशिप को लेकर इतना बड़ा भाषण देते हैं, इतना सब कुछ अप्रेंटिस के बारे में बोलते हैं, फिर हमारी हम लोगों की विदेशों से ना तो अप्रेंटिस की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि बाहर विदेशों में तो इतने अप्रेंटिस रोज है ना तो हर बार अप्रेंटिस करते हैं और उनकी नौकरियां, उनकी जॉब लगती है, और इंडिया में इतने अप्रेंटिस है ना तो अप्रेंटिस करते हैं और उनकी जॉब क्यों नहीं लग रही है। उन्होंने एक मंच के माध्यम से बताया था। उसके बाद में आज वही
कारण से आज वही सब है ना, तो ये काम किया जा रहा है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से यही कहना है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए। बिल्कुल ठीक है लखन जी, शुक्रिया। आपने काफी ठीक बोला कि बाहर जो वैल्यू की जाती है अप्रेंटिसेस की, उनको उन पर जो इन्वेस्ट किया जाता है वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। कपिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से, आप अपनी बात बहुत संक्षेप में अगर रख पाए तो आप भी बोल लीजिए। नमस्कार मैम, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैम कि आपने हमारी बात रखी। अमरजीत, मैं आऊंगी आपके पास। जी 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 मैम, मैंने 2008 में अप्रेंटिसशिप की। पहले स्क्रीनिंग के द्वारा ले लिया जाता था जीएम पावर से, लेकिन 2016 में 20% आरआरसी का कोटा दे दिया गया। उसमें मैम रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल होता है मैम, पूरा दौड़ वगैरह। अब इतनी एज में मैम कहाँ दौड़, अब हम 35 और AIR के थ्रू शिव गोपाल जी ने बहुत कोशिश की मैम हमारी। उन्होंने कई रास्ते भी बताए उनको, CRB को, कि इनको इस तरीके से ले लीजिए 3-4, लेकिन अभी तक मैम कुछ नहीं हो पा रहा मैम। बिल्कुल कपिल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं और बहुत ज्यादा कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। अमरजीत, आप भी अपनी बात रखें कि क्या चुनौतियां अभी आपको व्यक्तिगत तरीके से देखनी पड़ रही है और संगठन में देखनी पड़ रही है, मतलब कि आगे बढ़ने में। जी मैम, मैं अमरजीत प्रजापति, वर्कशॉप झांसी से अप्रेंटिस किया है और उत्तर प्रदेश से हूँ, जिले गाजीपुर से। जी जी मैम, हमने 2018-19 में अप्रेंटिस पास किए हैं। और मैम, हम लोग वहाँ पे एक फीटर ट्रेड की तौर पे रहे हैं, और हम लोगों को इतना जैसे काम तो सिखाते थे मगर वर्कर की जैसे काम कराते थे। क्यों? अभी हमारी जरूरत थी तब उन्होंने लिया और वर्कर की जैसे काम कराया, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देना चाहिए डबल स्किल के साथ। वो लोग मैम हमको वर्कर की तरह खटाते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जीएम पावर के और वहाँ के जो SSC थे उनको बोला कि ऐसा नहीं, हम लोग को ट्रेनिंग देना चाहिए, आप लोग पूरे मैन पावर की तरह खटा रहे हैं हम लोगों को इतने पैसे में। बिल्कुल। तो मैम हमने इसकी बात की थी, हमने बहुत बोले मैम इसके डबल स्किल के तहत हम लोग बेरोजगार हैं। मोदी जी इतने इनके झूठे वादे हैं कि क्या बताएं मैम। बहुत सही आपने एक बात बोली। मैं सभी को एक बात बता दूं कि जो अभी श्रम कानून नए 4 कोड्स पास हुए 44 कानूनों में, उसमें एक प्रावधान है कि जो अप्रेंटिसेस हैं उनको एम्प्लॉय यानी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कैसे अप्रेंटिसेस से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जितना काम कराया जा रहा है, परमानेंट वर्कर जितना काम कराया जा रहा है, लेकिन उसको बहुत ही कम पैसे देकर धक्का मारकर 1 साल में निकाला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी दृश्य नजर आ रहा है। और अभी हाँ मैम, ये उनकी सब अमरजीत, सरकार की गलत बात है सरकार की। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम ये बातें उठा रहे हैं आज। नितिन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी हमें आया है नाम कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। जल्दी से आप अगर अपनी बात रखें। हम ऑलरेडी समय एक्सीड कर रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा आवाजें जितनी हम उठाएं हमें अच्छा लगेगा उस चीज में कि बात पहुंची है। नितिन क्या यहाँ पे मौजूद है? सुदीप, विद्या, आप लोग मौजूद है? महिलाओं की आवाज में चाहती थी ज्यादा से ज्यादा भी निकल कर आए, क्योंकि बेरोजगारी का जब हम एक किसान की छवि समझते हैं, एक लेबर की छवि समझते हैं, बेरोजगार अनएम्प्लॉयड युवा की छवि जब हम अपने दिमाग में समझते हैं, तो हमारे जहन में एक मेल फिगर ही आता है, जो कि ये सच बिल्कुल भी नहीं है। और महिलाएं भी हमारी वर्क फोर्स में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, और वो भी काफी जूझ रही हैं इन समस्याओं से। तो विद्या, सुदीप, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपनी जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ, नमस्ते मैडम जी। मैं सुदीप विद्या हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ और मैं बैंगलोर RWF से मैं ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। और मेरा जो कहना है, जो हमको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता था 1800 रुपीज। तो हम जो एक गांव से, मतलब हम जो नेटिव प्लेस से दूसरे नेटिव प्लेस में जाके हमको काम ट्रेनिंग के लिए हम सब छोड़ के हम जाते थे। तो जो ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, तो सब लोगों के लिए पैसे ही, मतलब क्या बोलते, पैसे ही इम्पोर्टेंट है। तो हम जो ट्रेनिंग कर हैं ना, उनका वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम चाहते हैं तो सबको जॉब दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डबल स्किल्ड है, 3 एग्जाम दिए हैं।
तो और भी कुछ एग्जाम के लिए हमारा 100% का जीएम पावर का वो छीन के हमको 20% दे चुके हैं। तो ये तो नाइंसाफी है ना मैडम। तो गर्ल्स एक्चुअली आपको पता है गर्ल्स का प्रॉब्लम कितना रहता है। वैसे भी यहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाने के लिए और ज़्यादा स्कोप तो नहीं देते। वैसे भी हम टेक्निकल फील्ड में आके इतना ट्रेनिंग वगैरह ऐसा करके तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोच के हम सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए तो हम ट्रेनिंग करके जॉब मिलेगा करके ऐसे आए थे, मगर हमको जॉब नहीं। बहुत बढ़िया सुदीप विद्या, आपने बहुत अहम शब्द बोला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये दरअसल लड़ाई जॉब्स और नौकरियों से ज्यादा सम्मान, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की है जो छीना जा रहा है, और संघर्षों की है, क्योंकि महिलाएं जितना संघर्ष कर रही हैं वो और भी ज्यादा है। और अभी आप लोग जिस संघर्ष से यहाँ पहुंचे, किसी ने खास बात भी बोली थी कि ये जो मध्यम और लोअर क्लास वर्ग से लोग आते हैं इसमें, और उनकी जो मजबूरियों के फायदे उठाए जा रहे हैं, वो साफ हमें नजर आ रहा है। जयवंत, आप अपनी बात जल्दी से रखें क्योंकि हमें इसको अब कंक्लूड करना ही होगा। हाँ मैम, जैसे आपने अभी बोला कि कोई मतलब अमीर फैमिली का लड़का है, रेल अपेंडिक्स के झंझट में नहीं पड़ता मैम। ये सब गरीब परिवार के ही लड़के है और वो वही रेल अपेंडिक्स करते हैं। शुरुआती दिनों में बहुत दिक्कत आती है मैम। बहुत सारे लड़कों के पास लॉज लेने के लिए पैसा भी नहीं रहता। वो अपने परिवार से 700-800 किलोमीटर दूर जाकर रेल अपेंडिक्स के लिए जब सिलेक्ट होता है तो उसके पास ना खाने के लिए पैसा होता है और ना लॉज में रहने के लिए। कोई लड़के बिना टिकट रेलवे में जाते हैं, जर्नी करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो वहाँ कभी कभी वहाँ 7-8 दिन रहना पड़ता है मैम। तो ना लॉज के लिए पैसे रहते हैं ना खाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन पे सोकर अपना दिन गुजार कर ये सब वहाँ रेल में अपना काम सीखकर भी इतना बेरोजगार घूम रहे हैं मैम। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है शुरुआती दिनों में। जी 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 जयवंत, आपने बहुत मार्मिक बात रखी कि किस तरीके से आप रेलवे के उस पे सोते हैं। जी कौन, आप अपना नाम बताएंगे, कौन बात कर रहे हैं? विशाल कोहली बोलना चाहता हूँ मैडम। जी विशाल, हेलो मैडम। जी बोलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हम 6 महीने से या 3 महीने से जो ट्विटर अभियान चल रहा है, इसको किसी न किसी वजह से दबाया जा रहा है, तो आपने जो हमारा आवाज उठाने के लिए जो प्लेटफॉर्म लाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे वेबिनार हमारे किए जाए, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारी बात को आप जितनी ज़्यादा सरकार के तरफ बता सकते हो तो हमारे लिए ये वेबिनार सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी 6 महीने में जितनी भी गूगल मीट हुई है उसको छोड़ के ये वेबिनार हमारे लिए सबसे बेस्ट है, और इसी को आगे फॉलो किया जाए। आप हमारा सहकार्य करें। आपसे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरीके से मेरे जितने भी अप्रेंटिस भाई और बहन ने जो बातें बोली है, जो 21/6/2016 का जो काला कानून आया है, उसके मतलब जो भी मैटर है हमारा, उसको आप फोकस कीजिए। आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारा पहले जैसे 100% समायोजन होता था उसी तरह हमारा समायोजन आज भी किया जाए। और हम मोदी जी से इसी बात की रिक्वेस्ट 5 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से। और आगे की रणनीति हमारे आशीष मिश्रा जी और राकेश सर बताएंगे आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि हम आपकी ये सक्सेस तभी रहेगी जब हमें इंसाफ इस बात पे मिलेगा। हम बस एक फैसिलिटेशन का काम यहाँ पर कर रहे हैं। हम अंतिम में आशीष जी, राकेश जी जाने से के पास आखिरी में क्या श्री मानता बाग मुरलीधर आप कुछ कहना चाहेंगे? खास मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्विकली दिव्येंदु बोलिए थोड़ा सा। हमें जल्दी एंड करना होगा और सिर्फ अप्रेंटिस के मुद्दे पे बात करेंगे, और अभी आखिरी में हम सॉल्यूशन की तरफ और मांगों की तरफ जाएंगे। अभी और विवाद पे हेलो मैडम, नमस्कार मैम। मैं दिव्येंदु मंडल बोल रहा हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, हावड़ा में मैं बिलोंग करता हूँ। मैं लिलुआ वर्कशॉप से अप्रेंटिसशिप किया हूँ 2019 और 20 में। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का
ऐसा हाल किया जाता है ना, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसके 4-5 साल बाद उसका अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग किया जाता है, तो उसका 4-5 साल वैसे ही बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद रेलवे के, आप सभी जानते हैं कि रेलवे का वैकेंसी 4-5 साल बाद बाद निकलता है। तो ऐसा हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जैसे हम लोग पास आउट हुए हैं 2020 में, हम लोग 2018 में जो ग्रुप डी वैकेंसी था उसमें हम फॉर्म नहीं भर पाए। आगे कब फॉर्म आएगी उसके बारे में कोई लता पता नहीं है, ये है एक चीज। और दूसरी बात ये है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि टेक्नीशियन में जो रिक्रूटमेंट होता है, टेक्नीशियन में कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसका 6 महीना ट्रेनिंग चलता है, और 6 महीना ट्रेनिंग के अंदर उसको बेसिक प्लस डीए मिला के तकरीबन 22,000 से भी ऊपर सैलरी मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईटीआई करते के एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है हम लोग को, उसके बाद जाके रेलवे का जो प्रोसेसिंग होता है, रेलवे के प्रोसेसिंग के बाद हम लोग का मेडिकल वगैरह वगैरह सब कुछ होके हम लोग रेलवे में ज्वाइनिंग होता है। रेलवे में ज्वाइनिंग होने के बाद जैसे बाकी ग्रुप डी या एनटीपीसी या कुछ भी जैसे एग्जाम होता है, वैसे हम लोगों को भी सीबीटी एग्जाम देना पड़ता है। हम लोग सीबीटी एग्जाम देने के बाद एनएससी सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद जाके हम लोग को रेलवे से मतलब धकेल के बाहर निकल दिया जाता है। तो ये जो स्किल इंडिया का नारा है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो स्किल इंडिया है उसी का मतलब बहुत बुरा हाल हो गया है। तो कृपया अगर इसका मुद्दे पे ऊपर चर्चा किया जाए या फिर इसको हाईलाइट किया जाए तो बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद मैम। बिल्कुल, शुक्रिया दिव्येंदु जी। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, और अभी हम जो फोकस करना चाहेंगे कि अब इस सब चीजों पे जो सारी मामले निकल के आए हैं, इस पे आगे लड़ने की रणनीति क्या है। आप लोगों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दिखाया, और 2017 की बात है, आपको याद होगा बहुत इनोवेटिव तरीके से आप लोगों का प्रोटेस्ट प्रदर्शन के तरीके थे। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हुए, सागर आप मेरे ख्याल से बोल चुके हैं, 1 मिनट, मुझे समय की मुझे पाबंदी है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते आप लोगों ने अपनी पैंट्स उतारी, और फिर अभी कई सारी फोटोज जो हैं वो वायरल जा रही हैं। तो ये मुद्दा अभी हमें पहुंचाना होगा। उस टाइम प्रभु 2 रोजगार का नारा लगा रहे थे, क्योंकि रेलवे मंत्री उस टाइम प्रभु थे। तो अभी बात ये करने की है कि मैं बात आखिरी में आशीष जी और राकेश जी से ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग पॉलिटिकली कितने प्रिपेयर्ड हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और आपके साथ ये जितने भी अप्रेंटिसेस हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं इन चीजों को लेकर। और उससे भी खास बात ये है कि ये जो कठिनाई है अभी बेरोजगारी की, और जो फैक्ट्री में और लेबर लॉज में अमेंडमेंट आ रही है, इन सब चीजों पे आप लोगों की क्या टेक है। 370 वर्कर्स का केस भी एक आप लोगों का पेंडिंग था जो राजस्थान कोर्ट में, उसका भी एक सवाल आया था। ये सब चीजों को आप मिलके, जैसे चाहे वो लीगल फाइट हो, सड़क की लड़ाई हो, सोशल मीडिया की लड़ाई हो, क्या अभी आप सोच रहे हैं, क्या करेंगे? क्योंकि हम इस पे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, पर बताइए कि अभी जो एंटी पीपल, एंटी लेबर माहौल चल रहा है देश में, आप लोगों की अभी इसमें क्या रणनीति है? आशीष मिश्रा जी। जी आकृति जी, मैं आपको इस मामले में ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने हमारे सभी साथियों की आवाज को सुना। हमारे जब सभी साथियों ने अपने कष्ट को जो बताया है, उस हिसाब से रेलवे अप्रेंटिसेस की भर्ती एक सरकारी उपक्रम में होती। पहले मैं अपने मामले में थोड़ा सा जो क्लियर हमारे साथी नहीं कर पाए तो मैं वो करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको इसको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि रेलवे उपक्रम में हम लोगों का जो सिस्टम था, जो प्रणाली थी, सरकार अपने ही उपक्रम पे क्या संदेह कर रही है जो बार बार हम लोगों को परीक्षाएं कराई जा रही हैं। क्योंकि हम लोग एग्जाम देकर पास करके ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद तिमाही, छमाही, सालाना लगातार एग्जाम होते हैं, 3 साल तक एग्जाम होते रहे। और ऐसी स्थिति में जब 56,000 रेल अप्रेंटिसेस रोजगार पाए तो आखिर हमको ऐसी कौन सी समस्या हो गई। स्किल इंडिया अभियान के दौर में, कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में रोजगार कर दिया। इन सब तमाम समस्याओं को लेकर के सभी साथियों ने मन बनाया और जगह जगह पे जिस प्लेटफॉर्म पे जहां तक हमारे हक और अधिकार की बात, युवा जनमानस के हक अधिकार की बात, जनता और समाज के हक और अधिकार की बात रही है, वहां तक हम सभी साथियों ने पहुंच के अपनी बात को, उनकी लड़ाई और अपनी लड़ाई को एक साथ करके जिस प्रकार मन बनाया, उस हिसाब से जो लेबर एक्ट में परिवर्तन हुए हैं, ये लेबर एक्ट में जो परिवर्तन 4 हुए हैं, इस हिसाब से भी जो हमारे
छोटे छोटे गरीब परिवार के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो बाहर जाकर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और कभी भी जैसे पता चला कि वो अपना यहाँ पे पूरा घर बार सब समस्या लास्ट के देश इंडिया जो है वो देखा जाए तो बेसिकली भुखमरी की शिकार से है। और ऐसी स्थिति में जो अपना परिवार छोड़कर जा रहा है और हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपना रोजगार कर रहा है, अब 300 से ऊपर लोगों में उनको परमिशन भी नहीं लेना है, कारण बताओ नोटिस भी नहीं देना है, और निकाल के बाहर कर दिया। आप बताइए, जो हजारों किलोमीटर दूर से आया है, रोजगार की ऐसी स्थिति आ गई है कि रोजगार की ऐसी स्थिति आ चुकी है कि रोजगार मिलना ही मुश्किल है। और ऐसे में जो हजारों किलोमीटर दूर से आया है, हजारों किलोमीटर दूर आने के बाद में अगर वो घर से बेघर कर दिया जाएगा तो देश में बेरोजगारी की स्थिति कहाँ जाएगी। ऐसे में मैं अपने तमाम साथियों को, आप लाइव चैनल के माध्यम से जो हम लोगों की बात रख रही हैं, तो ऐसे में मैं तमाम जितने भी साथियों का, हम सभी साथियों ने सहयोग किया और जिन साथियों ने हमारा सहयोग किया है, उन सभी साथियों को एक साथ लेकर के, अगर भारत सरकार, हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, हम कोई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके के मूवमेंट को क्रिएट करें या इस तरीके का, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, रेल अप्रेंटिस के भविष्य की लड़ाई है, क्योंकि ओपन मार्केट में इनको रोजगार नहीं मिलता है। परंतु अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम सभी साथी किसी भी माध्यम से एक बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे और भारत सरकार से दो टूक बात करने का भी मन बनाएंगे। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि पिछले जो हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें प्रोटेस्टों में आपने भी हमारा बड़ा सहयोग दिया, एनडीटीवी रवीश कुमार जी ने भी बड़ा अच्छा सहयोग दिया, और ऐसे ही हमारे देश के नौजवान साथी प्रदीप भंडारी जी भी हुआ करते थे, उन्होंने भी सहयोग किया। परंतु आज दुर्भाग्य ये लगता है कि हम रेल अप्रेंटिस जो 200 से 300 के करीब लगभग जिनकी डेथ हो चुकी है, सुसाइड कर चुके हैं, आज मैं देखता हूँ न्यूज चैनलों के माध्यम से दिन भर जो देश के परेशान लोगों की समस्याओं को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो भी न्यूज चैनलों पे बात चल रही है, उनमें क्या किया जा रहा है। आज देश की जनमानस की आज महामारी के दौर में आम जनमानस कितना परेशान है, इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया जा रहा है। प्रदीप भंडारी जी जो देश के एक युवा हैं, उनको भी सोचा गया और सोचा ये गया कि वो जाके करेंगे, तो हमारे 300 साथी सुसाइड करते रहे समय समय पे, सोशल मीडिया से लेकर के सरकार के पीएमओ से लेकर मंत्रालय तक पत्र के माध्यम से बताते रहे, आखिर उससे प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ। हम तमाम बिल्कुल इसीलिए हमने इसको बरकरार रखा। वर्कर्स यूनिटी पे लगातार हम वर्कर्स के, कर्मचारियों के मुद्दे उठाते हैं। पैगाम नेटवर्क में भी जितने इस तरह के प्रयास है उन्हें उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी लड़ाई जो गंभीर हो रही है। राकेश जी, मैं आपके पास आखिरी में आना चाहती हूँ। आपने ये एसोसिएशन को फाउंड किया, कुछ सोच के किया होगा, लेकिन अभी इसका आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि आपको सभी को साथ में लेके चलना होगा, चाहे वो आपको लगे कि वो किस तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत गंभीर है और व्यक्तिगत चीजों से हमें उभर कर जो एक लार्जर मूवमेंट और लेबर मूवमेंट की लड़ाई करनी है। इसमें आपको क्या लगता है कि अप्रेंटिसशिप में से कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति निकल के आ सकती है अप्रेंटिस की जो यूनिटी है इससे? बिल्कुल मैडम जी, आपका धन्यवाद। मेरा थोड़ा नेटवर्क एरिया था, प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से पूरी बात नहीं हो पाई। देखिए मैडम, कहीं ना कहीं श्रम कानूनों में जो फेरबदल हुआ है उसी की सजा हम लोग भुगत रहे हैं, अप्रेंटिस लोग। इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि वर्कर यूनिटी के माध्यम से हमने आपको हर बार हर जगह मजदूरों के साथ खड़े हुए देखा है। क्योंकि जितने भी आपके अभी तक मैंने लाइव देखे हैं या जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, आपने हमेशा श्रम कानूनों की बात कही है, तो ये अप्रेंटिस भी उसी की सजा भुगत रहे हैं। जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें अप्रेंटिस अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी हम लोगों के ऊपर थोप दी, जिसका एक थोप नहीं दी, एक तरह का अप्रेंटिस के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आपने देखा है कि हमारे जब से 20% आया है, उसके बाद हमारे लड़कों में हताशा बहुत ज्यादा आई है। हताशा इसलिए आई है क्योंकि हम लोग टेक्निकल स्किल्ड होते थे, सिर्फ मात्र 10 रुपए के डाक खर्च पर हम लोग समायोजित हो जाते थे। सिर्फ हमको मात्र 10 रुपए का एक पोस्ट कार्ड भेजा जाता था, वो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या पोस्ट कर दिया जाता था, जिससे हम लोगों का समायोजन हो जाता था। समायोजन इसलिए हो जाता था क्योंकि अप्रेंटिस की पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुका होता था जीएम, क्योंकि जब वो हमको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बुलाता था कारखाने में, हमारा मेडिकल कराता था, हमारा एक सिलेक्शन प्रोसेस होता था, उसके बाद वो हम लोगों को ट्रेनिंग देकर पूरा प्रिपेयर कर देता था, रेल के लायक बना देता था और हमको समायोजित कर लेता था। और इसी इतिहास को देखकर आज जितना भी 40,000 के लगभग अप्रेंटिस जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है,
श्रम कानूनों की फेरबदल या उनमें बदलाव होने की वजह से ही झेल रहा है। तो मैडम मैं आपको आगे की रणनीति के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक युवा संगठन है और ये संगठन सभी के फैसलों के साथ चलता है और हम लोग हर समय पर हर एक वर्करों के साथ, चाहे अभी किसान का हमने समर्थन किया या हमने समय समय पर हमेशा मजदूरों के मुद्दों को हमेशा साथ लेकर चले हैं। तो हमारा एसोसिएशन बहुत जल्दी एक अच्छी रणनीति के साथ आएगा और अपने जो मुकाम है उसमें हम आप लोगों की बहुत मदद चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो मीडिया है, मीडिया कहीं ना कहीं हम लोगों की बात को नहीं पहुंचाता है, वो कुछ अलग ही स्टोरी चलाता है। अभी देखिए किसान, लाखों किसान सड़कों पर थे, फिर भी कोई मीडिया खुलकर नहीं आया। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपका पैगाम है हमारे हर एक वर्कर तक पहुंचे और आज किसान मजदूर सबको एक होकर इस सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ लड़ने का समय है। तो आप लोगों जैसे, आप लोगों के चैनलों जैसे साथियों की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि श्रम कानून के बदलाव के साथ साथ आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि 12 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है कारखानों के अंदर। तो मजदूरों का तो हमेशा शोषण होता आया है और उस शोषण में कोई मीडिया या कोई माध्यम आज तक मदद करने नहीं आया है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप समय समय पर हम लोगों के इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और हम लोग आगे जो भी रणनीति होगी आपको उसमें साथ लेकर चलेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आपका जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, आम जनता तक हमारे इस प्रोग्राम को लेकर जाए। क्योंकि जब हम लोगों ने लॉकडाउन में कोई उम्मीद नहीं थी हमारे पास, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, कई साथियों का कहना हमारे में था कि ट्विटर से क्या होगा, इससे क्या होगा, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह आप अभी आए हमारे साथ, तो इसी तरह हमारे एआईआरएफ के महामंत्री भी हमारे साथ आए। तो हमें किसी के साथ की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो कंडीशंस लॉकडाउन थी, लोग घरों में बंद थे, उसके बावजूद ही मजदूरों की आवाज उठाने का जो एकमात्र जरिया था सोशल मीडिया था और ट्विटर था। और मैं आपका इसमें बहुत धन्यवाद। और आगे की जो प्लानिंग होगी वो आपके साथ हम बहुत जल्दी आएंगे, रूबरू होंगे और पैगाम का एक ही चीज हम धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छे से आज जो संदेश आम जनता तक पहुंचाया। और बस इतनी बात के साथ मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, काफी अच्छे से आपने अपनी बात की, समराइज किया इस पूरे मुद्दे को। कोरोना और लॉकडाउन की आपने बात की, जिसमें मैं मैसेजेस देख रही हूँ कि कोरोना में हम 1 साल फ्री जॉब करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, ऐसा अप्रेंटिसेस भी कह रहे हैं। जी आशीष जी, आखिरी बस, क्योंकि अब समय समाप्त हो चुका है, कुछ क्लैरिफिकेशन आप देना चाह रहे हैं और चंदन जी को भी अगर आखिरी में कोई क्लैरिफिकेटरी बात रखनी हो, और फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं। जी आशीष जी। जी, कोरोना महामारी के दौर में जो आपने बात कही उस पर मैं कुछ बोलना चाह रहा था कि जैसा कि आपने संदेश दिया है, हम रेल के वर्कर्स हैं, रेल के ट्रेनीज हैं, हमारा भी दायित्व है कि हमारी भारतीय रेल जिस हिसाब से उसका संचालन ठप पड़ा है, तो हमने सरकार से ये भी मांग की है कि अगर सैनिटाइज कराते हुए रेलों का संचालन कराया जाए। और हमारे एक साथी देश में 22,000 लगभग ट्रेन का संचालन पर डे होता है, अगर मालगाड़ी जोड़ ली जाए तो उससे भी ज्यादा है। और हमारे 25 से 30,000 रेल अप्रेंटिस जो बेरोजगार हैं, यदि उनका सैनिटाइज व्यवस्था में लगा दिया जाए या स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है, रेलवे स्टेशन पे झाड़ू लगाने का कार्य भी अगर दे दिया जाए, तो भी हमारे रेल अप्रेंटिस रेल में समायोजित हो सकते हैं। और अपनी कुशलता के अनुसार यदि कोई कार्य भी पड़ता है, तमाम जितनी भी हमारी ट्रेनें हैं या जो भी हमारी ट्रेडें हैं, सभी ट्रेडों से कुशल होने की वजह से समायोजित किए जा सकते हैं। देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है और नौजवानों को छोड़कर रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, दुर्भाग्य है। और इसी के साथ मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसमें सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद। जी जी जी, शुक्रिया आशीष जी। आखिरी में चंदन जी आप अपनी बात रखें और बताएं कि आखिरी पार्टिंग वर्ड्स आप क्या कहना चाहेंगे, जितने भी अप्रेंटिस चाहे वो एसोसिएशन के बाहर भी हो, उनको क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं, एकजुटता का क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लड़ाई का क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और क्योंकि ये बात क्लियर है, ये जॉब और इनकम की नहीं है, क्योंकि वो आप लोग कोरोना काल में भी काम करने को तैयार है, तो ये जरूर काम मिलने की और रोजगार की लड़ाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, जैसा कि विद्या जी ने भी बोला था। आखिरी वर्ड आपके, आप बोलिए चंदन जी। मैडम, हम सभी साथियों की तरफ से आपको जाते जाते बस इतना ही कहेंगे
मैडम आप देख सकते हैं, आपने सभी का दर्द को सुना और हम चाहेंगे कि ये बात सरकार तक पहुंचे आपके माध्यम से भी और तमाम संगठनों के माध्यम से, और देश के अंदर तमाम जो सामाजिक संगठन है इस सोशल मीडिया के माध्यम से इनका पीड़ा को सुनने के बाद पोस्ट कार्ड अभियान अपने माध्यम से या ट्विटर को सब ट्वीट के माध्यम से रेल मंत्री को अपने इस युवाओं के अधिकार को दिलाने के लेकर के इस मुहिम में भाग ले, जिससे कि हमारी लड़ाई को देश का समर्थन मिले और हम लोगों का समस्या का समाधान निकले। और बिल्कुल जो हम लोगों के साथ में समस्या अगर सरकार समाधान नहीं निकालती है तो हम लोग पूर्व की तरह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और बड़े आंदोलन की आगाज की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसकी सफलता पूर्वक हम लोग सरकार के सक्षम अपनी बात को पहुंचाने का हर रणनीति के तैयार करके सरकार के पास रखेंगे। और आपने तो मैडम सबका दर्द को सुना ही है और पूरा देश सुना है, और तमाम अधिकारी और तमाम मंत्रियों के पास में हम लोगों का समस्या के पास में है, लेकिन इसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकलता। ये देश युवाओं का देश होने के बाद भी युवाओं का बात को नहीं सुना जा रहा है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनसे भी हम एक आगे बातचीत करना चाहेंगे। एक अलग से इंटरव्यू के जरिए वो रेलवे यूनियन का हिस्सा रहे हैं। अगर आखिरी में आप लोग सब अनम्यूट करके एक नारा लगाएं, रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद, वॉइस ऑफ रेल अप्रेंटिस जो आपका नारा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं भी नए जिंदाबाद 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 हम हमारा रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद 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 हम हमारा हक मांगते हैं। हम हमारा पता चलता है रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। हम हमारा हक मांगते हैं। आपने हमारी आवाज इस माध्यम तक पहुंचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, चंदन पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जिंदाबाद नहीं साथियों, हम तो लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई है, और आकृति जी ने जिस हिसाब से हम लोगों का सहयोग किया उस हिसाब से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हम लोगों को सफलता जल्द मिलेगी। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन। मैडम हम अपना हक लेके ही छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपना हक लेके ही छोड़ेंगे रेल मंत्री से, चाहे कुछ भी हो जाए। चली गई वापस आइएगा। चली गई मैम, चली। अरे यार मैडम चली गई। 1 मिनट सारे लोग बंद करें। बहुत शुक्रिया। अब हम इसको एंड करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब साथियों में शेयर कीजिए, और आगे भी बाकी बेरोजगार युवाओं को भी प्रेरणा मिले कि वो इस लड़ाई में सभी के साथ शामिल हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम, आदित्य, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी वर्कर्स यूनिटी के अगर शामिल हैं और अगर कुछ अपनी बात रख सके, अगर वो मौजूद है तो, क्योंकि हमें ये सारी आवाजें एक साथ जोड़कर बुलंद करना जरूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर से इन्हीं मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। पूरे पैगाम टीम को और पूरा वर्कर यूनिटी की टीम को एरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आशा करते हैं कि आप समय समय पर इसी तरीके का सोशल मीडिया प्रसारण करते रहेंगे, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही आज के समय में आम मजदूरों, किसानों, हर एक जो संघर्ष कर रहे लोगों की आवाज है। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज जो प्रेजेंट किया है उसके